जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, उसके पिछले लेक्चर में संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे और पढ़े थे कि अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो अभिक्रिया के हम बताए थे कि मेनली 5 प्रकार होते हैं: संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। बाबू देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था, 2 लोगों का मिलन हो रहा था तो संयोजन अभिक्रिया हो रहा था। 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलन कर रहे थे तो संयोजन अभिक्रिया, मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके और एक पदार्थ जब बना रहा था तो उसको संयोजन अभिक्रिया बोल रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे थे। फिर जिसको मिलाए थे उसका ब्रेकअप करा दिए, मतलब अलगिया दिए, अलगे अलगे कर दिए, तो उसको क्या बोल दिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब हम आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, क्या कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। देखो, जैसे अभिक्रिया के हम प्रकार बनाए, ठीक, अभिक्रिया के प्रकार मतलब इतने टाइप से अभिक्रियाएं होती है, उसमें भी एक प्रकार का 2 प्रकार होता है। जैसे देखो, आदमी होता है 2 प्रकार का, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। मांसाहारी में भी 2 प्रकार का, एगो बस मीट में का रस खाएगा और एगो बस क्या करेगा, पीस वगैरह सब ले लेगा। तो 2 टाइप का मांसाहारी भी होता है। इसी सेम इसमें भी है अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया जो है ना, 2 टाइप का है। विस्थापन तो दोनों में होता है लेकिन 2 टाइप का है। एगो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया के कौ प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया इसके 2 प्रकार, जिसको बोलते हैं, एगो को एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरे को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम नॉर्मली बोल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जहां भी हम बोलेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, वहां पे समझना एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बाबू, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जहां द्वि बोलेंगे वहां तो 2 समझने आई है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरा और चौथा टॉपिक एक ही है, बस 2 प्रकार है अभिक्रिया का। एक अभिक्रिया के प्रकार का 2 प्रकार है, एक विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों एक ही अभिक्रिया है लेकिन दोनों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इसको अलग अलग प्रकार बना दिया गया है। ठीक, तो अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, आप लोग क्या थे, आप किसी के साथ थे, मतलब समझिए आप ए हैं, आपकी वाली है बी है, ठीक। अब इससे आपका दोस्त आप दोनों से बहुत दूर खड़ा है, देख रहा है टुकुर टुकुर आपकी वाली क्यों, तो आपकी वाली आपको धोखा देके इसके साथ चले गई। ये ए दोनों हो गया क्या, देखिए यहाँ पे हम डी कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहा था इसके, वो टुकुर टुकुर देख रहा था, एक बार स्माइल दी, खत्म। ठीक, तो तुरंत क्या हुआ, इसके साथ चली गई ये आपकी वाली। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी बी और प्लस ए आपको कगरी कर दिया गया, साइड कर दिया गया। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब 2 लोग साथ रह रहे हो, उसमें से एक लोग को साइड करके और तीसरका को उसके जगह पे लिया दो, एक को विस्थापित करके तीसरका को उसके जगह पे लिया दो। क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। आपको साइड कर दिया गया, आपके जगह पे दूसरा कोई आ गया। ठीक, तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित करके कोई दूसरा तत्व उसका स्थान ले लेता है। जैसे आप और आपकी वाली थे, सब दोनों साथे रह रहे थे दोनों लोग, लेकिन एक क्या हुआ, देखने लगा टुकुर टुकुर, तो ई हंस दी एक बार, इसके बाद इसके साथ जाके चला गया, ये मतलब इसके साथ जाके चिपक गया। तो क्या हो गया, डीबी हो गया, यानी आपका दोस्त और आपकी वाली, तो और आपको साइड कर दिया गया। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया।
समझ में आ गया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब एगो को साइड करके एगो को लात मार के दूसरा को वहां पे बैठा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब एक आदमी धोखा देके दूसरा के साथ जाके चिपक जाए उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब याद हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है। जब कोई धोखा देके दूसरे के साथ चला जाए उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। खत्म बात। ठीक, अब देखो इतना विस्थापन अभिक्रिया में समझ में आया। एकल विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन लिखा जाता है ओनली वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बस लिखिएगा। अब देखिए इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। क्या डिफिनीशन मतलब? परिभाषा। परिभाषा मतलब इसके बारे में इंट्रोडक्शन कराएगा हमको कि ये होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित करके, देखो एक तत्व किसको बोलते हैं और यौगिक किसको बोलते हैं समझो। यौगिक ऐसा चीज होता है, यौगिक ऐसा चीज होता है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, और तत्व एक सिंगल परमाणु से बना हुआ पदार्थ है। जैसे अगर लोहा ले लिया जाए, आयरन, तो आयरन लोहा जो है प्योर लोहा, वो कौन चीज से बना हुआ है? बस लोहा के परमाणु को मिला के बनाया गया है, जिसको Fe से दर्शाया जाता है। तो बस एक ही टाइप के परमाणु से तो इतना बड़का लोहा बना है, तो क्या है? तत्व है। ऐसे ही O2 ऑक्सीजन बस है, इसमें O बस O परमाणु है, O परमाणु है, तो क्या हुआ? एक ही टाइप का, एक ही तरह का तो परमाणु है। तो जहां एक तरह के परमाणु से मिलके कौनो पदार्थ बनेगा वो क्या है? तत्व है। और जहां दूगो या दूगो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलके कौनो पदार्थ बनेगा तो क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। तो देखो यौगिक किसको बोलते हैं? जैसे H2 क्या हो गया? H2O क्या है? जल है। जल क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। कैसे कंपाउंड है या यौगिक है? देखो इसमें दो टाइप का परमाणु, कौन कौन? एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन। ठीक, तो हाइड्रोजन का इसमें दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एगो। तो देखो दो टाइप का परमाणु हुआ, एगो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु। दो टाइप के परमाणु हो गया ना। तो जहां दो टाइप के परमाणु दिख जाए या उससे अधिक टाइप के परमाणु एक पदार्थ में दिखे, वहां वो क्या होता है? वो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। जहां सिंगल टाइप के परमाणु दिखेंगे, एलिमेंट होता है, तत्व होता है। जैसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, इसमें कितने परमाणु हैं? कितने टाइप के परमाणु हैं? तो देखो कॉपर के परमाणु है, सल्फर का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो ये क्या है? ये है यौगिक यानी कंपाउंड, जिसमें दूगो या दूगो से अधिका टाइप का परमाणु दिखेगा, फटाक से बोल देना कंपाउंड है यानी यौगिक है। ठीक, अब देखो ये बोल रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व, मतलब कोई तत्व है, कौन? मान लो कि H2 है, एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित, यहाँ CuSO4 मान लो ये यौगिक है, यौगिक है ना, कंपाउंड है, इसमें उपस्थित किसी तत्व को विस्थापित करके, इसमें उपस्थित तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे मान लो Cu को विस्थापित कर दिया, क्या किया? Cu को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया? H2SO4 बन गया, H2SO4। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे कैसे बना? यहाँ पे H था, पहले से कोई तत्व था, तत्व मतलब एक ही प्रकार के परमाणु। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, मान लो हाइड्रोजन तत्व, किसी यौगिक में उपस्थित, मान लो CuSO4 क्या है? कोई यौगिक है, CuSO4 कोई यौगिक है। ठीक, किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को विस्थापित करके, इसका अभिक्रिया जब हुआ तो हम यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहे हैं। किसी तत्व को विस्थापित करके, कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को साइड कर दिया गया, कॉपर को ढकिया दिया गया, भगा दिया गया, तो क्या हो गया? H2 इसका जगह ले लिया, और SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और कॉपर, तो ये साइड हो गया। तो विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। H2 क्या किया? कॉपर का जगह ले लिया। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यही अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आया? बस इतना ही समझना था। कोई भी आएगा, किसी को मारेगा, हटा देगा, अपने बैठ जाएगा उसके जगह पे, खत्म बात है। बस यही विस्थापन अभिक्रिया। बस समझ में आया? बस वो कंपाउंड में से हटना चाहिए, जो भी तत्व हट रहा है यौगिक में से हटना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो
इसके कुछ एग्जाम्पल है। यह जो है सामान्यतः धातुओं में यह अभिक्रिया होता है, ऐसी अभिक्रिया धातु में होता है। धातु क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। चाहे अब नौवीं का एग्जाम्पल लो तो जौन ठोकला पे आवाज करे, जौन चमकदार हो हल्का, उसका अलग चमक हो, ठोकने पे फैले मतलब पीटने पे फैले, यही धातु है। समझ रहे हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, सब धातु ही तो है। तो ये धातु जो होते हैं, धातुओं में ये ज्यादातर अभिक्रिया देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस धातुओं में ही देखने को मिलता है, यह सामान्यतः धातुओं में देखने को मिलता है, मतलब अधिकतर धातुओं में ही मिलता है देखने को, और धातु में भी होता है। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे है CH4 और Cl2 जब मिले हैं सब तो CH3 Cl और HCl बना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखे हैं आयरन Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। जब इन सब का मिलन होता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मिलन का मतलब रिएक्शन। जब इन दोनों का मिलन होता है, दोनों में रिएक्शन होता है, दोनों में अभिक्रिया होता है, तो इसमें क्या होगा, एगो को साइड किया जाएगा, अपने उसके जगह पे चला जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, सल्फेट जो है ये धोखा दे देगा कॉपर को और जाके चिपक जाएगा लोहा से। तो देखो लोहा से चिपक गया, FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर बन गया। कॉपर जो है पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। देखिए क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक बीकर है, बीकर मतलब कौन बर्तन, कांच का बर्तन ले लो, बस खत्म बात। कॉपर सल्फेट का विलयन बना लो CuSO4, ये इसका विलयन मतलब CuSO4 एगो पदार्थ होता है, इसको पानी में घोर दो। क्या करोगे, पानी में घोर दो और उसके बाद उसमें लोहा का एगो डंडा डाल दो, लोहा का। ठीक, क्या होगा, जब लोहा का डंडा उसमें डालोगे तो लोहा जो है झर झर के उसी में मिलने लगेगा। जो कॉपर सल्फेट का पहले विलयन था जो पानी में घोरे थे, वो पहले नीला कलर का होता है। जैसे लोहा का रॉड डालोगे ना, रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और रिएक्शन शुरू होते ही नीला से भूअर होने लगेगा, भूरा होने लगेगा। ठीक, तो यही होता है। और कॉपर जो है नीचे जाके पाउडर के रूप में बैठने लगेगा तली में, तो वही कॉपर का पाउडर मिल जाता है। ठीक, यही होता है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिकली भी हम समझा दिए। अब देखिए CH4 और Cl2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, CH4 यानी मेथेन गैस। ये मेथेन गैस क्या है, गैया का गोबरा काहे बदबू करता है, ये मेथेन गैस ही बदबू करता है। समझ में आया? मानव के पेट में भी जो गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, वो भी मेथेन गैस होती है। ठीक, तो मेथेन गैस जलने के काम में आता है। लकड़ी उकड़ी सड़ता है, उसमें से मेथेन गैस, गाय के गोबर में, गाय के रूमेन में, सब जगह क्या है, मेथेन मेथेन भरा हुआ है। ठीक, तो मेथेन गैस और Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैसे, ये देखो एक तत्व है और ये एक यौगिक है। कैसे, Cl और Cl ये मिलकर बना है, एक ही तरह के तो परमाणु से बना है क्लोरीन गैस, Cl के परमाणु से बना हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए CH4 यानी C से यानी कार्बन से, और 4 गो हाइड्रोजन इसके चारों ओरिया लगे हुए हैं। सब क्या लगे हुए हैं, सब 4 गो हाइड्रोजन के परमाणु। तो देखो 2 गो तरह के परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए क्या है, यौगिक है। तो यौगिक और तत्व में ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यौगिक में से CH4 में से एगो H बाहरी निकल जा रहा है। क्या हो रहा है, एगो H बाहरी निकल जा रहा है। ठीक, एगो H इसमें से बाहरी निकल जाएगा, CH3 बन जाएगा। और देखो यहाँ से Cl2 है ना, इसमें से Cl2 यानी Cl बॉन्ड Cl में से एगो Cl अपना बॉन्ड तोड़ देगा, कहेगा तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। तो अब क्या करेगा, अब जाके इससे जुड़ जाएगा। कहे से कि एगो H इसके पास से हट गया है, एगो H का जगह लेने के लिए। यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे CH3, मतलब एगो H कम हुआ है मतलब उसका जगह यह खाली हुआ है, तो Cl जाके उसके जगह यह बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। और जवन H इसमें से निकला है, एगो कम जवन हुआ है, वो जाके बचे हुए क्लोरीन के साथ सट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही यहाँ से ये बनता है। देखो CH4 इसमें से एगो H निकला, एगो Cl के साथ जुड़ गया, तो CH3Cl। ठीक, तो और HCl बना। यानी देखो मेथेन जब क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तो मेथिल क्लोराइड बनाता है जो गैस होता है, और HCl भी भाप के रूप में बनाता है। ठीक, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको आशा है कि समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद एगो बहुत ही बड़का चीज समझेंगे, क्या कि एक होता है
एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज जिसको बोलते हैं, हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है, हिंदी में बोलते हैं उसको क्रियाशीलता, अभी बता रहे हैं। देखिए एक्टिविटी सीरीज मतलब कि उसको बोलते हैं क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं में यहाँ पे क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है। देखिए क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ये रिएक्शन लिखे हैं Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu, मतलब कि आयरन जब कॉपर सल्फेट से मिला है तो आयरन सल्फेट बनाया है प्लस कॉपर बनाया है। अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखें Cu + FeSO4, ठीक, ऐसे रिएक्शन हुआ तो अब आप रिएक्शन कराएंगे, जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करेंगे बाबू? फट से Fe को भगाएंगे और फट से Cu को बैठाएंगे, मतलब बना देंगे CuSO4 प्लस क्या बनाएंगे? CuSO4, मतलब कि Cu Fe का जगह ले लेगा और Fe साइड चला जाएगा, Fe को साइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया प्रैक्टिकली गलत है। काहे गलत है? देखो, आपसे बेहतर आपका दोस्त था तभी उसको एक्सेप्ट किया गया है आपको धोखा देके, अब फिर आप ही के साथ नहीं ना आया जाएगा। तो यही यहाँ पे गलत हो जाता है। जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी वह हटा देगा, जिसका कम होगा वो हट जाएगा। अगर जिसका ज़्यादा है और कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्व से अभिक्रिया हो रही है तो वो अभिक्रिया नहीं होगी। ये अभिक्रिया प्रैक्टिकली संभव नहीं है। समझ में आया? ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। काहे से कि Fe से कम होता है कॉपर रिएक्टिव, मतलब कि अभिक्रियाशीलता इसकी कम होती है, ठीक। तो अभी हम बताएंगे इसका एक सीरीज होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन बरियार है, कौन कमजोर है, कौन बेहतर है, कौन नहीं बेहतर है? तो इसके लिए एक सीरीज आता है, एक टेबल आता है, उसको हम बहुत अच्छे से याद कराएंगे, ठीक, तुरंत अभी याद हो जाएगा। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं एक्टिविटी सीरीज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो देखो इस सक्रियता श्रेणी हमको पढ़ने का जरूरत क्या पड़ा? अभी यही जरूरत पड़ा हमको पढ़ने का कि ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, ये कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो ये कब होगा कब नहीं होगा हमको क्या पता है? ये हम नहीं ना बता पाएंगे। तो इसके लिए रूल है कि यह होना चाहिए, तभी एक्टिविटी सीरीज से हमको ये पता चलता है कि ये होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं है नहीं होगा। तो हम एक्टिविटी सीरीज के बारे में ढंग से जान ले, तब हमको पता चलेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुआ? Fe जो है, आयरन जो है, कॉपर को साइड में ढकेल दिया। क्या किया? कॉपर को साइड में ढकेल दिया। कॉपर झावर था, समझ रहे हैं? झावर मतलब करिया और समझ रहे हैं, एकदम खुराइल टाइप में था। Fe जो था आयरन एकदम निमन था, एकदम हैंडसम था। तो इसके साथ SO4 जाके मिल गया। क्या हुआ? SO4 जाके मिल गया, ठीक। अब SO4 मिल गया मतलब कि Cu को धोखा मिल गया। Cu जाके साइड में चला गया, किसके वजह से? Fe के वजह से। ज्यादा क्रियाशील कौन है? Fe है, मतलब ज्यादा हैंडसम कौन है? Fe है। अब क्या हुआ? Fe मतलब आयरन जाके सल्फेट के साथ क्रिया कर लिया और आयरन सल्फेट बना दिया, ठीक। इतना समझ में आया है आपको? अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो है कौन अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, किसकी एक्टिविटी ज्यादा है, कौन पावरफुल है, कौन ज्यादा हैंडसम है, इसके बारे में कैसे मालूम चलेगा? तो देखो एक्टिविटी सीरीज ये हमको बताता है। इसमें एक सीरीज होता है, मतलब एक धातुओं का समूह होता है। क्या होता है? एगो समूह होता है। ये समूह बताता है ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको भगा सकता है। जैसे Fe जो है Cu को भगा दिया है साइड में, तो कौन किसको भगा सकता है, इसके बारे में हमको एक्टिविटी सीरीज बताता है। क्या बताता है? सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी जो है आपके आने वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। अभी हम पहले ही इसको याद करा दे रहे हैं, इसलिए आपको इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इधर उधर हम बार बार कहते हैं नहीं देखना है तो वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसके बाद उधर ये देखते रहना, हमको कौन मतलब नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं पहले वो देख लो। देखो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज में होता है कुछ तत्वों का समूह, कुछ धातुओं का समूह, और इससे पता चलता है कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो पहले इसको याद करते हैं। देखो ये जो नंबरिंग किया गया, मान लो यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 एलिमेंट है। ठीक, 13 मतलब धातुएं हैं या एलिमेंट है। देखो अब इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे है वो सबसे पावरफुल है, विनर है, मतलब कौनों को इसमें से जितना भी है सबको डिस्प्लेस कर सकता है। जो इसमें Na है सेकेंड नंबर पे वो पोटेशियम को छोड़ करके और सबको डिस्प्लेस कर सकता है। कैल्शियम जो है Na और K को छोड़ करके नीचे वाले को सबको डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कोई भी तत्व अपने नीचे वाले को छोड़कर अपने ऊपर वाले को छोड़कर सबको डिस्प्लेस कर सकते हैं। यानी Au सोना कौनों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सोना को सब डिस्प्लेस कर सकते हैं, सब भगा सकते हैं, सब एकदम मतलब बेकार कौन है, एकदम खराब कौन है, सोना है, गल गुजरल है एकदम। ठीक, तो कोई इसको डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब मान लो कि Au किसी के साथ हो, Au कोई X के साथ है मान लीजिए। ठीक, अब इसको डिस्प्लेस करना है तो अगर K लगा दे तो पोटेशियम भी इसको डिस्प्लेस कर सकता है, भगा सकता है। K X बना देगा, X मतलब कोई है आयन, और क्या बना देगा, Au बना देगा। ठीक, KX प्लस Au, सोना अलगे निकल जाएगा। ठीक, तो सोना को सब डिस्प्लेस कर सकते हैं सब। सोना का सूत्र होता है Au, सोना का मतलब सिंबल होता है। ठीक, Au को सब डिस्प्लेस कर सकते हैं सब, लेकिन किसी को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक, ये तो समझ में आ गया ना कि कोई भी धातु अपने नीचे वाले को, जितने भी इसके नीचे है सब इसके पैरवा के नीचे है सबको लात मार के भगा सकता है। समझ रहे हैं, कोई भी धातु जो इसके पैर के नीचे है सबको लात मार के भगा सकता है। खत्म बात, यहीं से एक्टिविटी सीरीज खत्म हो जाता है। अब इसको याद करने का आया ट्रिक। क्या आया ट्रिक, हमको याद करने में आया बहुत झमेला, तो हम क्या किए, इसका ट्रिक बना दिए। तो ट्रिक बनाने के लिए हमको, देखिए हम ना 10th में इसको याद ही नहीं किए थे इस एक्टिविटी सीरीज को, लेकिन अब याद हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज है, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, काम आएगा। हम ट्रिक बता दे रहे हैं, बहुत आसान रहेगा। ट्रिक बता देंगे तो बहुत आसान रहेगा। देखिए कैसे याद करेंगे, एक भोजपुरी ट्रिक है, इसके लिए भोजपुरी ट्रिक हम बनाए हुए हैं। देखो ये एक लाइन याद कर लेना, कौना के मंगल जान पर ह कि हमरा आगे आवे, बस इतना याद कर लेना, बस इतना याद कर लेना, कौना के मंगल जान पर ह कि हमरा आगे आवे। ठीक, बस इतना एक लाइन याद कर लो, एक ट्रिक है। क से क्या होगा, क से K यानी पोटेशियम, ना से Na यानी सोडियम, K से कैल्शियम Ca, Mg से मंग से मंगल मतलब Mg। ठीक, उसके बाद अल से एल्युमिनियम। ठीक, उसके बाद ज से क्या हो गया, जिंक Zn। ठीक, उसके बाद आन से क्या हो गया, आन से आयरन यानी Fe। प से क्या हो गया, प से हो गया लेड Pb। ठीक, Pb देखिए हम बिना देखे लिख रहे हैं। ह से क्या हो गया, H यानी हाइड्रोजन। उसके बाद क्या हो गया, की यानी Cu। देखो Cu को की हम लिख दिए, यहाँ पे को आप बना सकते हैं लेकिन की हम लिख दिए तो Cu कॉपर। ठीक, हमारा मतलब कि Hg। ठीक, इसके बाद आगे मतलब Ag। ठीक, और आओ मतलब Au सोना। ठीक, तो इतना आप पहले से याद रख सकते हैं। ठीक, देखिए आप कहेंगे कि हम देख के लिखे हैं, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, इसे छिप के लिख रहे हैं। देखो कौना के, देखो K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, कौना के मंगल Mg मंगल। ठीक, Mg जान पे मंगल Al, फिर उसके बाद जान Zn। ठीक, आन मतलब लोहा Fe, आन से आयरन। ठीक, लोहा। ठीक, Fe। ठीक, उसके बाद क्या, जान पे Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, की Cu कॉपर। ठीक, की मतलब की हमरा यानी Hg, आगे Ag और आओ मतलब Au। ठीक, इतना हम अपने मन से लिख दिए, तो आप भी याद कर सकते हैं इसको।
बस यही एक लाइन याद करना है, कौना के मंगल जान प ह कि हमरा आगे आओ। ये ट्रिक है सक्रियता श्रेणी याद करने का। बस यहाँ पे अक्षर देख देख के लिखते जाइए, बस खत्म बात है। बस यही एक लाइन याद करना है आपको। हम एकदम सिंपल ट्रिक बता दिए, अब पता चल जाएगा। क है मतलब के है, पोटेशियम सबसे आगे है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ना सबसे कम है, सॉरी दूसरे नंबर पे है, तो पोटेशियम के बाद ये रिएक्टिव है। समझ रहे हैं? तो ऐसे है, ये एक्टिविटी सीरीज है। आशा है कि आपको याद हो जाएगा। अब ये इक्वेशन गलत है, ये रियलिटी में होगा नहीं, जो होगा नहीं होगा। काहे ये रिएक्शन नहीं होगा? काहे नहीं होगा? काहे से कि कापर जो है, यहाँ पे देखो कापर किसके बाद है? Fe के बाद है। मतलब Fe कापर को डिस्प्लेस कर सकता है, Fe कापर को लात मार के भगा सकता है, लेकिन कापर, इस कापर के सर पे Fe है, तो सर पे से नहीं ना लात मारेगा, इसे लतवे नहीं बिठाएगा, तो नहीं मार पाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या नहीं हटा पाएगा, Fe को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो Cu प्लस Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कहाँ से? कापर के कपारे पे रहता है Fe। ठीक, तो नहीं हटा पाएगा। बस इतना ही याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका, सक्रियता श्रेणी को याद करने का तरीका क्या है? कौना के मंगल जान प ह कि हमरा आगे आओ। बस इतना ही याद करना है आपको, एक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी और Ag चांदी, Au सोना। बस इतना ही याद करना है। जैसे जॉन फर्स्ट नंबर पे है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और जॉन सबसे लो लेवल पे है वो क्या है? सबसे लो रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव कौन से है? पोटेशियम है। ठीक, तो ये है। अब देखो ये आपको यहाँ पे अभिक्रिया समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम समझते हैं, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? देखो हम पहले पढ़े हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था? Fe था और प्लस CuSO4 था। ठीक, CuSO4, और रिएक्शन हो रहा था, एगो विस्थापित हो जा रहा था, एगो अपनी जगह से ढकेला जा रहा था उधर, और एक आके उसके जगह पे उसका जगह ले रहा था, मतलब FeSO4 हो जा रहा था, और प्लस Cu यानी कॉपर। ठीक, एक विस्थापन हो रहा था, एगो बस विस्थापित हो जा रहा था। अब क्या होगा? इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दो एगो अपनी जगह से हटेंगे सब। इसमें एक्सचेंज ऑफर होता है। देखो पहले अभिक्रिया में हम क्या किए? संयोजन अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया करा रहे थे, तो उसमें योग कराए, मिलन कराए, एगो कपल बनाए, मतलब एक दो को मिला के एक चीज बनाए थे। अपघटन में दोनों को ब्रेकअप करा दिए थे दोनों का। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या करा? एगो को धोखेबाज निकाल दिए। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों धोखेबाज हो जाएंगे सब, बस इतना ही फर्क है। तो चलो देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे ये अभिक्रिया लिखा हुआ है, इसमें होता क्या है? इसमें है AB और प्लस CD। मान लीजिए ये आप हैं, आपकी वाली है, और ये आपका दोस्त है, आप और उसकी वाली है। ठीक, जब इसका अभिक्रिया होगा तो एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। है क्या है? सब आपकी वाली है, ये उसकी वाली है, इन सब का एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे एक्सचेंज होगा? देखो क्या होगा यहाँ पे, ये मतलब दोनों अपने जगह से विस्थापित हो जाएंगे सब। ये इसकी जगह ले लेगी और ये इसकी जगह ले लेगी। देखो कैसे, ये बन जाएगा AD प्लस क्या बन जाएगा? CD। क्या बन? CB, C और B। ठीक, तो ये हो गया। तो देखो क्या हुआ, बस एक्सचेंज ऑफर हुआ। एक्सचेंज मतलब बदला बदली हो गया, अदला बदली हो गया, बस क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफर। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? बस एक्सचेंज ऑफर चलता है, खत्म बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, खत्म। देखो इसमें लिखा है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आयन का आदान प्रदान कहाँ? अभिकारकों के बीच कहाँ? देखो पहले क्या था? पहले जो था AB, ठीक, और प्लस BC। ठीक,
ये दो मतलब आप थे, आपकी वाली थी, ये आपका दोस्त था, आपके उसकी वाली थी, उसके बाद एक्सचेंज हुआ तो ये दोनों क्या हैं, जो पहले थे वो क्या है, प्रोडक्ट हैं, और जो एक्सचेंज होके बना वो क्या है, सॉरी, जो पहले थे वो क्या है, रिएक्टेंट है, जो एक्सचेंज होके बना वो क्या है, प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। तो अभिकारक है जौन पहले था, जब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, जब क्या हुआ, जब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर हुआ तो क्या हुआ, तब यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यानी उत्पाद बना। ये दोनों क्या है, पहले वाला अभिकारक और जो एक्सचेंज होके बना उत्पाद। ठीक, तो देखो क्या होगा, एक्सचेंज होगा तो कैसे होगा, AD और प्लस BC। ठीक, यही हुआ एक्सचेंज। ठीक, BC भी लिख सकते हैं या CB भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों। तो ये उत्पाद हो गया। ठीक, तो क्या हुआ, एक्सचेंज होके उत्पाद बना है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का, मान लीजिए जो आपकी वाली थी वो नेगेटिव है और इसकी वाली भी नेगेटिव, आप पॉजिटिव, बॉय का साइन है प्लस और गर्ल का साइन है माइनस, ये आयन हो गया माइनस, ये माइनस, तो आयनों का आदान प्रदान, मतलब इसका माइनस आयन इसके माइनस आयन से एक्सचेंज हो गया। A प्लस और माइनस आयन क्या हो गया, D माइनस, B की जगह पे D माइनस और प्लस, यहाँ पे देखो C प्लस आयन था पहले से, मतलब बॉय था पहले से, इसकी वाली चेंज गई माइनस साइन से, यानी B माइनस। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही सेम इसमें होता है, सेम एकदम सेम यही होता है। तो देखो क्या होता है, CuSO4, ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट जो है, देखो CuSO4 ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रॉन अपना दान करके, दो इलेक्ट्रॉन दान करके और तब जा करके इससे बॉन्ड बनाया है। मतलब देखो किसी चीज से, किसी आदमी से रिश्ता आपको काहे रहता है, जब वो कुछ देता है तब ये रिश्ता रहेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा नहीं। ठीक, ऐसे ही सेम होता है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर जो है ये क्या है, धातु है, इसका प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देने का, इसका जो मतलब वो क्या कहते हैं, प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, कोई मांगेगा कहेगा लो भाई लो, तुम ले ये लो, तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। और SO4 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इसकी प्रवृत्ति है, तुरंत जितना दोगे खाएगा। ठीक, मतलब जितना नहीं, कुछ लिमिट में। तो देखो क्या होता है, Cu जो है, कॉपर जो है, इलेक्ट्रॉन फेंक देता है और सल्फेट जो है SO4 ये ग्रहण कर लेता है। इसी की वजह से दोनों में रिश्ता बना रहता है। क्या होता है, दोनों में रिश्ता बना रहता है। ठीक, अब क्या होता है, कभी कभार दोनों में झगड़ा हो जाता है, तो जब झगड़ा होता है तो Cu प्लस प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस में टूट जाता है। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखो प्लस और माइनस साइन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, मतलब कर्ज होता है। तो देखो जिसके पास ही कर्ज रहेगा वो कर्ज में होगा। ठीक, तो Cu के पास इलेक्ट्रॉन था अगर पहले, ठीक, मान लो Cu के पास इलेक्ट्रॉन था तो पॉजिटिव में है, मतलब कमाया हुआ है, और दूगो इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दें, मतलब दूगो कर्जा भेज दें, दूगो कमाया हुआ है दूगो कर्जा भेज दें, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब एकदम कौनो ना कर्जा रहेगा ना कमाया हुआ, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब खोखला हो जाएगा। अब मान लो कि इस पे से इलेक्ट्रॉन उस पे भेज दिए, मतलब कर्जा उठा के उस पे भेज दिए, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, Cu प्लस प्लस, और जिस पे जाएगा उस पे कर्जे का साइन आएगा, तो SO4 माइनस माइनस, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे SO4 पर माइनस माइनस आयन आ गया। तो ये आयन ऐसे बनते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे आयन बनेगा H2S के बीच, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका आयन बनेगा 2H पर प्लस प्लस S पर माइनस 2। ठीक, ये बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, एक्सचेंज ऑफर हम बताया ना, तो SCU से CuS बना लेगा और प्लस H2 किससे बनेगा, SO4 से, तो H2SO4 ये बनेगा। तो ऐसे होता है एक्सचेंज। किस चीज़ का एक्सचेंज हुआ, आयन का। देखो यहाँ पे माइनस वाला इस प्लस के साथ चला गया और यहाँ पे ये माइनस वाला इस प्लस के साथ, मतलब माइनस वाले आयन का एक्सचेंज हुआ है देखा जाए तो। ठीक, तो एक्सचेंज हुआ है, तो एक्सचेंज हुआ है मतलब आयन का आदान प्रदान हुआ है, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया गया है कॉपर सल्फेट
एगो अम्ल है, और ये H2S एगो गैस है। इस गैस को जब इस कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो क्या होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और CuS कॉपर सल्फाइड बनता है। ये एक अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब ये वो पाउडर फॉर्म में कहाँ बैठ जाएगा, पेनी में बैठ जाएगा, समझ रहे हो, तो ये अवक्षेप है। देखो, और यहाँ पे क्या हुआ, HCl और NaOH, HCl H+ और Cl-, इसमें टूटेगा। NaOH किस में टूटेगा, Na+ OH-, इसी में टूटेगा। ठीक, Na जो है धातु है, इलेक्ट्रॉन देने की इसकी प्रवृत्ति है, और यहाँ पे Cl जो है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है। अब आप यहाँ पे कहेंगे तब हाइड्रोजन क्या हो गया, धातु, लेकिन हाइड्रोजन को कहीं नहीं लिया जाता है, ना धातु में ना अधातु में। ये कई जगह की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको ना धातु में लिया जाता है ना अधातु में लिया जाता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे बस Cl है ना, Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसके पास प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जब ग्रहण करेगा तो कोई देने वाला तो होगा, तो यानी H दिया है इलेक्ट्रॉन, इसको जो इसके साथ होगा वही तो देगा, तो आयन बना। अब आयन माइनस वाला चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, H और OH, H+ और OH- मिल करके बनाता है H2O। ठीक, तो ये दोनों मिलकर के बना दिए H2O। ठीक, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NaCl। ठीक, NaCl यानी खाने वाला नमक। तो देखो यही रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। ये माइनस आयन, ये माइनस आयन दोनों एक्सचेंज हो गया है दोनों में, बस यही हो गया है। ठीक, रिएक्शन, और इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब कभी कभी देखा जाए तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। देखिए H2SO4 + CuS, इस अभिक्रिया को अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएं तो ये हो जाएगा CuSO4 + H2S। ठीक, यही ना बनेगा, लेकिन ये गलत है रिएक्शन। काहे गलत है, काहे गलत है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए दूगो शर्त, कगो शर्त, दूगो। काहे दूगो शर्त, देखो, या तो उस अभिक्रिया में प्रोडक्ट में एक चीज प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, यानी अवक्षेप बनना चाहिए। कोई भी एक चीज प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेट होना चाहिए। और नहीं, अगर प्रेसिपिटेट नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया होनी चाहिए। अब हम ये क्या बोल दिया, आपके ऊपर से निकल गया होगा। देखिए यहाँ पे CuSO4 जो है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन होता है, जल होता है, द्रव टाइप का होता है। ठीक, मतलब चीनी और पानी के घोल जैसा होता है कॉपर सल्फेट, नीला रंग का घोल होता है। ठीक, एक्वस फॉर्म, इसको मतलब विलयन है ये। H2S जो है गैस है। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं सब, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस फॉर्म हमको मिलता है, विलयन रूप में मिलता है। ठीक, उसके बाद CuS यानी कॉपर सल्फाइड, ये जो है पाउडर रूप में, सॉलिड रूप में मिलता है, पाउडर के जैसा। अब पेनिया में बैठ जाता है जिसमें अभिक्रिया कराते हैं। ठीक, तो ये जो है पेंदी में बैठ गया, मतलब क्या है, अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है। तो किसी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या तो प्रेसिपिटेट बनेगा प्रोडक्ट में, और या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, प्रेसिपिटेट तो हम समझ लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और न्यूट्रल पदार्थ बनाते हैं, ना अम्ल रहता है ना क्षार रहता है, बस लवण रहता है। ठीक, तो देखो क्या होता है, जिसका मान 7 होता है, pH मान 7 होता है। देखो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो ढेकार आता है ना, एकदम जैसे गटैया में आता है, रसगुल्ला खाएं इतना मीठ, लेकिन जैसे गटैया में आएगा लगेगा गटैया पूरा जल गया। काहे, इसी अम्ल के वजह से होता है। उस रसगुल्ला में क्या मिल गया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खूब खबर दिया गया है आपके पेट के अंदर, और जैसे उल्टा आएगा, एकदम ढेकार आएगा इसे, तो पूरा लगेगा कि जल गया, नाक वगैरह सब कोई तो नाक से फेंक देते हैं। तो यहाँ पे HCl जो होता है यही अम्ल है। ठीक, कैसा होता है, बहुत खट्टा होता है, आप चखे हैं, हम जानते हैं, ढकार आता है। तो ठीक, अब देखो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, पहले सरफ नहीं आता था, पहले कपड़ा धुलने के लिए NaOH आता था, यानी कास्टिक सोडा आता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी से कपड़ा उपड़ा धुला जाता था। अब डिटर्जेंट पाउडर आ रहा है। ठीक, तो अब देखो ये जो है
सोडा दो प्रकार का होता है। आप जाएंगे ना तो आप दुकान से खाने के लिए लेंगे तो आप कहेंगे खाने वाला सोडा, एगो आता है कपड़ा धुलने वाला सोडा। तो यही कपड़ा धुला जाता था NaOH से, ठीक, पहले। अब तो सर्फ से धुला जाता है। तो देखो, जब इन दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है, HCl अम्ल है और NaOH क्षार है। क्षार किसको बोलते हैं? क्षार जौन पदार्थ कड़वा हो खाने में, जैसे जामुन है, कड़वा एकदम रहता है, चूना है, कड़वा है, ठीक। तो ये सब क्षार हैं सब, चूना, समझ रहे हैं ना। अब HCl जो है खट है। खट है मतलब अम्ल है। जो पदार्थ खट्टा अम्ल और जो पदार्थ कड़वा वो क्षार। समझ में आया? ये एसिड है और ये बेस है। तो HCl और NaOH जब अभिक्रिया करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। मतलब इन दोनों के रिएक्शन करने से अब एगो अम्ल एगो क्षार दोनों अपोजिट हैं सब, जब दोनों मिलेंगे सब न्यूट्रल हो जाएंगे सब, ना अम्ल ना क्षार, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा NaCl जिसका pH मान 7 होता है, और H2O बनेगा जिसका pH मान 7 होता है। खत्म। तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? जरूरी शर्त ये है कि प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, यानी अवक्षेप बनना चाहिए। अगर अवक्षेप नहीं बन रहा है इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अब जैसे हम कहें कि NaCl प्लस H2O ये मिल करके और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे सब, और क्या बनाएंगे सब? देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे सब। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएं तो NaOH और प्लस HCl, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। काहे से कि ये रिएक्शन जो है किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पे ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है। देखो ना, बन गया है अम्ल और क्षार, एकदम उल्टा, उदासीनीकरण के उल्टा बना है, और ना प्रेसिपिटेट बना है। तो ये अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक। तो इसके लिए होने के लिए शर्त क्या क्या है? शर्त ये है कि या तो अभिक्रिया जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए, या उसमें प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनना चाहिए। तो आशा है कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको सक्रियता श्रेणी एकदम पूरे डिटेल से याद भी हो गया होगा। यहीं पे हम समझ सकते हैं, ठीक। तो आप अगर नहीं याद हुआ है तो याद कर लीजिए, 1 मिनट का काम है वो याद करना। ट्रिक भी बता दिए हैं, ट्रिक तो बता दिए हैं, तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए इसी लेक्चर के चलते चलते, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? एक में ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। बस इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, वहाँ पे आपको PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हैंड रिटन नोट्स से छापना नहीं है, हम पहली बात बताते हैं। आपको लिखना है, पढ़िए लेक्चर, मतलब लेक्चर देखिए, उसके बाद लिखिए। जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बस वही नोट्स से जाकर देखिए, ऐसे आप नहीं देखिए नोट्स, ठीक। नोट्स ऐसे मत खोलिए, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।